डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट गिव द लैम एक्सक्यूजेस, डोंट ब्लेम एनीवन। पिछले 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे हो भाई, मेरे को बताओ आपने किया क्या, इन 2 सालों में आपने किया क्या? ठीक है, इस चीज को आपने अगर और आपने यही गलती की नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आई एम श्योर 100% यू विल फेल। भाई हमें पता ही नहीं होता है कि हमें एनालिसिस किस चीज का करना है, हम गलती कहां पे कर रहे हैं। जब हमें गलती ही आपको पता नहीं है, आपकी मिस्टेक्स और आपके वीक एरियाज ही आपको पता नहीं है, तो भाई मुझे बताओ कौन आपको गवर्नमेंट जॉब देगा? जब आपको अपने वीक एरियाज आपने फाइंड नहीं किया, आपने इतने एग्जाम दिए, लेट इट भी अगर आपका पहला एग्जाम भी था, तो अब ये चीज देखो यार कि आपने क्या चीजें पढ़ी यार, आपने क्या चीजें पढ़ी, क्या किन चीजों को पढ़ा और जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ, कहां पे कमी रह गई। अब सबके लिए मैं एक चीज बताता हूं, अपना पेपर ओपन करो, एनालिसिस करो, रोना धोना बंद करो। ठीक है, रोना धोना बंद करना है, सीरियस होकर अपने पेपर को ओपन करो और मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि मैं कहूंगा 99% ऐसे लोग हैं जिनका JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ, जिनका अच्छा रैंक नहीं है, जिनका अच्छा स्कोर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलिंग बिटवीन 75 to 85। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट 75 से लेकर 85 के बीच में लाई कर रहे हैं, और इनफैक्ट कुछ तो भाई 75 से भी नीचे की कैटेगरी में आ चुके हैं। एंड सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट टिल नाउ, आई हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बट दे फेल्ड, दे लिटरली फेल्ड। ठीक है, बहुत सारी जो है वो गर्ल्स रो रही हैं, परेशान है कि हमारा क्या होगा, हमारा स्कोर कम है, हमारा रैंक कम है, अब ना हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, अब हमने कहीं के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो व्हाट शुड वी डू नाउ, वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो उन सबसे बात करने के बाद ये वीडियो बनाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब बहुत सारी गर्ल्स का DMs आए, मैसेजेस आए, जब बहुत सारी गर्ल्स से बात हुई, तो जरूरत ये मैंने समझी कि भाई इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। तो आज का ये वीडियो इसी को लेके होने जा रहा है कि भाई नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है। आपको शादी की चीजें हैं, आप घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कुछ बचे मंथ्स है, 6 से 8 महीने हैं, 6 से 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल है, 1 साल के बाद शायद घर वाले आपकी शादी कर देंगे, या सिचुएशन कुछ और हो सकती है। तो इन सभी चीजों को लेके आज का ये वीडियो एक्सक्लूसिव भी होने जा रहा है और इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को भले ही 1.5x करके या 2x करके देखें, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये कोट्स, ये जो लाइंस मैंने कही आपको, इन पर थोड़ा गौर फिक्र करने की जरूरत है आपको। ये जो मैंने कही है, मैं बाद में वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल इस पे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करेंगे आपके वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहीं से। देखो यार, ये एक जेन्युइन फैक्ट है और ये एक रियलिटी है कि 99.7% लोगों को तो यहां पे फेल होना ही था। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। When I was going through the result gazette, result PDF, वहां पे मैंने पाया कि 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 के आसपास ऐसी बच्चियां हैं जो एग्जाम में, मतलब जिन्होंने टोटल फॉर्म फिल किए थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोल रहा हूं, इतना था अप्रॉक्स, और 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास जो है वो टोटल बच्चियां ऐसी थी जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आप सबको पता है कि 1 लाख में से सिर्फ 179 ऐसी गर्ल्स हैं जिनको ये जॉब मिलेगी। दैट मीन्स अगर आप 1 लाख में से 179 माइनस करो, ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, तो यहां पे क्या नंबर आएगा, जस्ट कैलकुलेट।
तो ये फिगर्स आपकी हो जाती हैं 99,821। इसका मतलब ये हुआ कि 99,821 ऐसी बच्चियां थी जिनको आउट होना ही था। ठीक है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, वट एवर द प्रॉब्लम, वट एवर द इशू, भाई इतने बच्चों को तो आउट होना ही था। तो बाकियों का क्या? अब जो ये 179 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, इनमें से 99,821 को तो आउट होना ही था भाई। अब ठीक है, वट एवर द फिगर्स, वट एवर द रीजन, वट एवर द नंबर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात हो चुकी है, अब इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब इससे आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द सुपरवाइजर एग्जाम, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो चीजें हैं वो आपने क्या करनी है और क्या गलतियां आपसे हुई उस पर बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात यह है कि आपने क्या चीज करनी है। वट एवर योर सिचुएशन, आपने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था, जो भी है, यू योर सेल्फ आर द ओनली वन हु कैन एनालाइज योर सेल्फ। मैं आके आपको एनालिसिस आपका नहीं कर सकता कि आपने क्या गलतियां करी। ठीक है, मैं आपका एनालिसिस नहीं कर सकता, आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको बताता हूं क्या चीज करनी है आपको। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, अगर आपने सिर्फ सुपरवाइजर का पेपर दिया है तो ओपन द सुपरवाइजर पेपर, ओपन पेपर। पेपर ओपन करने के बाद सोशियोलॉजी वाले कंपोनेंट को क्रॉस मार दो, क्योंकि सोशियोलॉजी वाला अब आपके आगे किसी भी फर्दर एग्जाम में नहीं काम आएगा। ठीक है, हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं चीजें कि आगे जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सोशियोलॉजी है भाई, सोशियोलॉजी को भूल जाओ, सोशियोलॉजी को भूल जाओ अभी के लिए, जस्ट लिव इट एंड कीप इट असाइड। बाकी का जो कंपोनेंट है आपका, जो 60 मार्क्स का कंपोनेंट है, यहां पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो 60 मार्क्स वाला कंपोनेंट है, अगर आपका ये स्ट्रांग होता, अगर आपका ये बहुत अच्छा होता, अगर आप पिछले कई सारे मतलब अगर एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप पिछले कई सारे एग्जाम्स दे चुकी हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, आपने VLW का दिया, बाकी दिए आपने, तो भाई आपने क्या किया, कितना एनालाइज किया, कितना रिसर्च किया अपने बारे में, आपकी कितने पानी में हो। Preparing for the competitive exam is not just mugging up the facts and बस यही है कि भाई पढ़ना है, मेरे को रट्टा मारना है, बस मुझे वही रिवाइज करना है। We don't know the process। ठीक है, मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए? क्या आप अपने आप को ऑनेस्टली पूछ सकते हो कि सुपरवाइजर एग्जाम में कितने मॉक टेस्ट दिए आपने, और मॉक टेस्ट देने के बाद कितना एनालिसिस किया आपने कि भाई मैं कहां गलती कर रही हूं, मैं कहां पे रिसर्च की आपने नहीं की होगी। दिस इज फैक्ट। ठीक है, तो क्या चीज है कि ये जो 60 मार्क्स अगर आपके अच्छे होते, 60 में से मैं कहता हूं कि अगर आपके 46 या 40 या 45, चलो लेट इट बी 45, 15 में फिर भी मतलब माफ कर देता हूं। अगर आपका पीछे कई टाइम से आप पढ़ रही हो, अगर आपने केएस का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, अगर क्वालिफाई नहीं भी किया है, जो भी आपने किया है, ठीक है, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, तो भाई ये चीज तो फाइंड आउट करो ना। जस्ट फॉरगेट अबाउट सोशियोलॉजी का तो भाई आप लोगों को तो सिर्फ एक्सक्यूज है कि भाई सोशियोलॉजी का टफ पूछा था। जब भी मेरी किसी लड़की से बात होती है कि भाई बताओ कैसे सुपरवाइजर का एग्जाम किया, एंड द गर्ल्स आर लाइक यार सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा था, सोशियोलॉजी में नहीं हुआ। भाई सोशियोलॉजी में अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया होता, थोड़ा अगर आपने यूनिट 6 और कुछ ऐसे यूनिट्स भी थे जो सारा प्योर सोशियोलॉजी नहीं था, अगर आपने वो चीजें अच्छे से ऑनेस्टली पढ़ी होती, अगर प्योर सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी होती, आपने बाकी चीजें पढ़ी होती, तो शायद ये 45 प्लस करके अगर आपका 40 भी होता तो आपका 85 हो जाता। ठीक है, 85 प्लस हो जाता आपका। मैं बहुत कम बता रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत कम बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे इस चीज को आपने एनालिसिस करना है कि भाई ये जो कंपोनेंट है, अब अगर आप पिछले 3 साल से या 4 साल से या 2 साल से या 1 साल 1.5 साल से पढ़ रही हो, तो आपको तो भाई मैं इतनी छूट नहीं दूंगा। आपको तो मैं कहूंगा कि आपको 55 प्लस आने चाहिए थे। चलो 50 भी नहीं, मैं 55 भी नहीं, मैं 50 कहता हूं यार। ठीक है, 55 आपको आने चाहिए थे। ठीक है, फिर भी आपका यहां पे आपका 90 स्कोर हो जाता ओपन मेरिट में, तो आपका श्योर शॉट था।
ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट गिव द लैम एक्सक्यूजेस, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, डोंट ब्लेम द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भाई इतना भी ज्यादा टफ नहीं था कि नहीं हो पाता। एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के, कॉमन सेंसेस लगा के, अगर आप पिछले 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे हो, भाई मेरे को बताओ आपने किया क्या, इन 2 सालों में आपने किया क्या? ठीक है, इस चीज को आपने अगर और आपने यही गलती की नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आई एम श्योर 100% यू विल फेल। भाई हमें पता ही नहीं होता है कि हमें एनालिसिस किस चीज का करना है, हम गलती कहां पे कर रहे हैं। जब हमें गलती ही पता नहीं चलेगी तो भाई हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो जब आप मिस्टेक्स ही आपको पता नहीं है, आपकी मिस्टेक्स और आपके वीक एरियाज ही आपको पता नहीं है, तो भाई मुझे बताओ कौन आपको गवर्नमेंट जॉब देगा और कैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? मेरे को एक चीज बताओ। ठीक है, तो जब आपको अपने वीक एरियाज आपने फाइंड नहीं किया, आपने इतने एग्जाम दिए, लेट इट बी अगर आपका पहला एग्जाम भी था, तो अब ये चीज देखो यार कि आपने क्या चीजें पढ़ी यार, आपने क्या चीजें पढ़ी, क्या किन चीजों को पढ़ा और जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ, कहां पे कमी रह गई। अब सबके लिए मैं एक चीज बताता हूं, अपना पेपर ओपन करो, एनालिसिस करो, रोना धोना बंद करो। ठीक है, रोना धोना बंद करना है, सीरियस होके अपने पेपर को ओपन करो और वहां पे देखो यार आपने क्या किया है, चीजों को देखो, क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन को देखो, कहां पे आपने मिस्टेक्स की है। वो जो कहती है ना, बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं, इनफैक्ट देयर आर सम ऑफ माय फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ठीक है, मेरी मुंह बोली बहनें भी हैं, जो ये कहती हैं कि भाई अगर हमने थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स नहीं करी होती तो हमारा शायद 4-5 मार्क्स और मिल जाते, तो लंगा पार हो जाती। दे आर लाइक कि नहीं, मैंने क्या किया था कि मैं बबल्स भर रही थी, ठीक है, मेरा एक ही जगह डी हो गया, डी की जगह सी हो गया और सी की जगह बी हो गया। इस तरह से मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए। या मेरा क्लिक करना था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो करना था, मैंने ये कर दिया। भाई क्यों किया? वही चीज तो आपको आपके मॉक टेस्ट आपको इंप्रूव कराते हैं, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट, वो चीजें, वो सिली मिस्टेक्स आपने इसलिए की क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की नहीं थी, आपने मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस किया नहीं था, दैट्स वाई आपने ये ब्लंडर कर दिया। एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से एनालिसिस करो अपने पेपर का कि भाई आपने कहां क्या गलती की है। अपने पेपर पे एक कॉपी लो, पेपर पे लिखो कि आपने कहां पे क्या क्या चीजें गलत करी हैं और कहां पे लैग कर रही हो आप, कौन से सब्जेक्ट में आप लैग कर रही हो, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत करे हैं। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस गलत किए हैं तो इंग्लिश ग्रामर का लिखो कि भाई इंग्लिश ग्रामर में इतने क्वेश्चन लिखे, कॉपी पे लिखो कि भाई ग्रामर के इतने क्वेश्चन, मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, पॉलिटी के मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जियोग्राफी का मेरा 1 क्वेश्चन गलत हुआ। तो भाई ये क्यों हुए? फिर उन क्वेश्चंस को छांटो, उन क्वेश्चंस को देखो कि भाई ये क्वेश्चंस गलत क्यों हुए। उनको देखो कि आपने उनको पढ़ा था, अगर आपने उनको पढ़ा ही नहीं था इसका मतलब कमी रह गई है। अगर आपने उनको पढ़ा था लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया था, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, इसलिए वो गलत हो गए, इसलिए वो हो ही नहीं पाए। तो प्लीज करके आप एक बार एनालिसिस करो यार, एक बार अपने पेपर को देख लो, मतलब पूरी तरह से झांक के देख लो, पूरी तरह से रिसर्च करके देख लो अपने पेपर को कि भाई क्या किया है आपने पेपर में। ये तो हो गई सुपरवाइजर की बात। अगर आपने VLW का एग्जाम भी दिया है, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी दिया है, अगर आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर भी दिया है, अगर आपने SI का पेपर भी दिया है, कुछ गर्ल्स ने भी SI दिया था, कुछ नहीं, बहुत सारी गर्ल्स ने भी SI दिया था, तो अगर आपने ये इतने सारे एग्जाम्स दिए, भाई एक बार जितने भी आपने एग्जाम्स दिए, जो भी सारे एग्जाम्स आपने दिए हैं, उन सभी एग्जाम्स के जो पेपर हैं आपकी, जो नामा एमाल है आपका, वो एक बार अपने सामने लाओ और उस पे देखो यार कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत करे थे, तब क्या क्या ब्लंडर हुआ था आपसे। और फिर आपने ये चीज एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि भाई अब मुझे किस चीज पे काम करने की जरूरत है। नाउ वेयर डू आई नीड टू वर्क अपॉन, कहां पे मुझे काम करने की जरूरत है, कहां पे मुझे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज का जो है वो इसके बारे में आपने सोचना है। ठीक है, चलो, मतलब हो गया, आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई कहां पे लिस्ट बना ली आपने एनालिसिस कर लिया पूरा कि अब मुझे आगे का क्या करना है, व्हाट डू आई नीड टू डू नेक्स्ट,
व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। आपने एक प्रॉपर आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट तैयार कर ली सब्जेक्ट्स की, उन वीक एरियाज की जहां पे आपकी से कमी रह गई है। अब आपसे लिस्ट तैयार हो गई है, अब आपको काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब आपको काम करना शुरू कर देना है। अब जहां तक बात है आपके फॉर्म्स की, आपके एग्जाम्स की, आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि जेकेएसएसबी बैक टू बैक एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, आपके फॉर्म्स लगेंगे और विद इन नो टाइम आप देखोगे पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम सर पे आ जाएगा, दूसरा एग्जाम। और खुदा ना खास्ता अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया, तो अल्टीमेटली यू विल फेल अगेन इन द नेक्स्ट पेपर। तो अगर आपने सोचा है कि आपने कुछ करना है, आपने अपने घर वालों को कुछ करके देना है, तो दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट बैक। ठीक है, तो अपनी कमर कसने का वक्त आज ही है और अभी है। ठीक है, अभी है। सारी डिस्ट्रैक्शन को दफा कर दो, बंद कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाटएवर आपके पास है सब कुछ डिलीट कर दो। व्हाट्सएप, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी डिलीट कर दो और अपने काम में लग जाओ। आई चैलेंज यू एंड आई बेट यू कि अगर आप ये 4 महीने, अगर आप ये 6 मंथ्स खुद को देती हो ऑनेस्टली और डेडिकेटेडली, पूरा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मैं दावे से और मैं गारंटी से कहता हूं कि यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। यू विल क्वालिफाई एनी एग्जाम। फिर आप सिर्फ स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे, फिर आप सेंट्रल लेवल के भी कोई भी पोस्ट, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। मैं ये प्रॉमिस करता हूं, मैं ये वादे से करता हूं, प्रोवाइडेड दैट आप ऑनेस्ट रहो, डेडिकेटेड रहो अपनी प्रिपरेशन के साथ। चलो नेक्स्ट, आपका एनालिसिस हो गया है कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज लो, सब्जेक्ट्स लो और सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अब सब्जेक्ट्स में भी क्या करना है कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपनी बेस बनाओ। ये टाइम आपका बेस बनाने का है, क्योंकि अभी आपके सर पे कोई भी एग्जाम नहीं है। यू नो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम, दिस इज वन ऑफ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, टू वर्क अपॉन योर वीक एरियाज, टू वर्क, टू स्टार्ट एंड टू कवर द वीक एरियाज। ठीक है, टू कवर द बेसिक्स। तो अपने बेसिक्स क्लियर करो यार, एक बार सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पढ़ो। ये वो तरुण गोयल नहीं है या वो जीके नहीं है कि आपने उन छोटी मोटी चीजों को पढ़ लिया और उससे काम चल जाएगा। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक तरुण गोयल या एक ल्यूसेंट जीके पढ़ के आप निकाल लोगे कोई भी एग्जाम। आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है और आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हर एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है। तो आपने अपनी बेसिक्स पे काम करना है। अब आप बताओगे कि सर बेसिक्स के कैसे हम करें, क्या बेसिक का क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। देखो यार, जहां तक बेसिक्स की बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पे 4 चीजें हैं। पहली चीज आपकी आती है मैथ्स। अब मैथ्स का नाम सुनते ही बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के डर जाएंगे। दूसरा है आपका रीजनिंग, तीसरा है आपका इंग्लिश, चौथा है आपका जीके, जनरल नॉलेज। तो ये 4 के 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स पे आपने काम करना है और बेसिक से आपने पढ़ना है इन सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और अपनी बेस बनानी है। तो कैसे बनाओगे बेस? देखो, जब तक आप मैथ से दूर भागोगे तब तक आप सिलेक्शन से दूर भागोगे, तब तक आप सिलेक्शन से दूर रहोगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। फिर अगर आपका जीके भी बहुत अच्छा है तो जीके तो फिर आपको रैंक दिला देगा। दिस इज माई प्रॉमिस एंड दिस इज द फैक्ट। ठीक है, तो क्या है कि आपने मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक यूनिट्स, बेसिक चैप्टर्स को जो है वो पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। पता है लोगों को मैथ्स क्यों नहीं आता? डू यू नो व्हाई द पीपल फेल इन मैथ्स? सबसे पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी आदमी को, जिसको मैथ नहीं आता, चाहे कोई ह्यूमैनिटीज वाला है, कोई भी है, जिसको मैथ्स नहीं आता है, वो क्या बोलेगा कि भाई मैथ्स मेरे को
मेरे को मैथ से ही चिढ़ होती है, मैं मैथ से दूर ही भागना चाहता हूं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रिपेयर द मैथ्स, यू हैव टू स्टडी द मैथ्स। मैंने आपको कहा कि मैथ्स के बगैर आपकी सिलेक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैथ्स के कुछ बेसिक चैप्टर हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं। क्या है आपका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपका प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड, वर्क एंड टाइम है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम है। उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम है, भाई वो तो खैर वो तो बेसिक वाला है। एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है और आपका डीआई है। ये 8-10 चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना और बहुत अच्छे से डीपली पढ़ते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप जो है वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। अब मैथ्स को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, मैथ्स को कैसे पढ़ना है आपको, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूं। मैथ्स के लिए मैं जरा इसको साइड पे लिखता हूं यहां पे, लेट मी जस्ट इरेज इट। एक आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका मैथ्स है, तीसरा आपका रीजनिंग है, चौथा आपका जीके है। अब मैथ्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ना है? यूनिट वाइज, ठीक है। यूनिट वाइज आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने यूनिट वाइज, उसके नोट्स बनाए। अब सवाल यह आता है कि किससे पढ़ना है। पहली बात तो यह बता दूं कि हमारे जेएंडके में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे से पढ़ो या मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आज से ही आपको शुरू कर दूंगा पढ़ाना, ठीक है। हमारे जेएंडके में और भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। स्टिल आई डोंट रिकमेंड यू कि आप हमारे जेएंडके के टीचर्स से ही मैथमेटिक्स पढ़ो, ठीक है। आप एक बार इंडिया लेवल के, एक बार नेशनल लेवल के जो भी टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के, एक बार उनसे पढ़ो, ठीक है। अब इंडिया लेवल के बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आपका बेसिक्स पढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है। ये एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप बताओगे कि भाई सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन हम कहां पढ़े यार, हमसे कहां हो सकते हैं। भाई मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ो, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आपको सीजीएल के प्रीवियस और टायर 2 के सीजीएल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट आदित्य रंजन है और उसके बाद अभिनय सर है, राकेश यादव है, राकेश यादव सर है। यार दे डिजर्व रेस्पेक्ट यार, आई रेस्पेक्ट देम अ लॉट। बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं वो। आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर है, राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर, ठीक है। गगन प्रताप सर है। उसके बाद अनअकैडमी के वो सर हैं, यार मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मैथ्स बाई कुछ नाम है उनका यार, मुझे आई डोंट रिमेंबर। तो आप देख लेना यार, ये जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं ये काफी रिनाउंड टीचर हैं, काफी पॉपुलर टीचर हैं यूट्यूब पे। तो इन टीचर से यार एक बार आप एक एक चैप्टर को उठा के पढ़ लो, जिसका आपका समझ आता है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो टिपिकल हिंदी बोलते हैं, जैसे हमारे गगन प्रताप सर हैं। ही इज अ वेरी एक्सीलेंट टीचर, ही इज वेरी जीनियस टीचर, बट यार वो कभी कभार ना टिपिकल हिंदी बोलते हैं जब मैथ्स पढ़ा रहे होते। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत जबरदस्त टीचर है वो। क्योंकि अब हमारे जेएंडके के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, तो आई डोंट रिकमेंड देम कि आप वो टिपिकल हिंदी वाला वो देखें। बट स्टिल इफ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ आता है तो यू कैन गो फॉर इट। और मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि गगन प्रताप सर से आप मत पढ़ो, मैंने उनका नाम लिखा है, मैंने मेंशन करा है।
जिनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, जिनको हिंदी की बहुत जबरदस्त समझ है, वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे हिंदी में ही पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी का भी पढ़ाते हैं, हिंदी में भी पढ़ाते हैं। तो उनका क्वेश्चन पहले इंग्लिश में लिखा होता है, नीचे से हिंदी में होता है, ठीक है। तो चाहे राकेश यादव सर हैं, चाहे अभिनय सर हैं, चाहे गगन प्रताप सर हैं, चाहे आदित्य रंजन है सर है, तो सबके जो है वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो इन टीचर्स का आप देख सकते हैं, इनके बारे में यू कैन थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज टीचर्स। एक बार इन टीचर से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जिसके साथ जिससे ज्यादा अच्छी तरह से समझ आती है उनसे एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो, और 15 दिन एक चैप्टर को नहीं बना 15 दिन एक चैप्टर को नहीं लगाने, ठीक है। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने क्या काम है, आपने नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मॉक्स की यूनिट वाइज। भाई अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है या बेसिक्स भी आपके क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये भी तो बता रहा हूं यार कि आपने लिमिटेड टॉपिक्स पे मेहनत करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने यूनिट वाइज। तो अगर ठीक रहे तो आपने क्या काम करना है, टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक की आप सब्सक्रिप्शन लो, उनके यूनिट वाइज टेस्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके के मिलेंगे। टेक्स्ट बुक के आप यूनिट वाइज आप देख लो, उनके टेस्ट आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, उनकी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। तो ये होगा इसकी बात। चलो आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो अब आपकी आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में भी आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखो आप, उसके नोट्स बनाओ, और नोट्स प्रॉपर सारी वीडियोस देखो। और रीजनिंग के लिए मैं सिर्फ एक टीचर का नाम लूंगा, आई विल गिव द ओनली क्रेडिट। एक ऐसे सर है जिनसे मैंने पढ़ा था साल 2020 में, 19-20 में मैंने पढ़ा है उनके पास, 19 में, और उन्हीं की वजह से आई थिंक नहीं बल्कि आई गिव क्रेडिट टू हिम, ठीक है। मेरी जो कामयाबी का जो क्रेडिट है वो उनको जाता है। और उन सर का नाम क्या है, फील फ्री टू लर्न, उनके चैनल का नाम है। पता है यार, ये जो सर है ना, ही इज साउथ इंडियन, एंड वो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, और वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। जो रीजनिंग है, रीजनिंग का मुझे आर भी पता नहीं था, और ना मुझे रीजनिंग आती थी। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मैंने इनसे पढ़े हैं, और रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर पाना, ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा, जिनको पता नहीं बता देता हूं। आई क्रैक्ड एन एग्जाम इन 2020 गवर्नमेंट जॉब, और आई एम इनटू थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह की थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह की आई एम इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। आई क्वालिफाइड एंड आई क्रैक्ड एन एग्जाम इन 2020, और वो मुझे मेरी कामयाबी का क्रेडिट इन सर को जाता है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस जितने भी आए थे मैंने सारे ठीक किए थे, और वो इनके चैनल से मैंने पढ़े थे। तो आप इनका चैनल देखो, यूनिट वाइज वो पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज ये और भी बताना चाहूंगा कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्लो प्रोसेस है, काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। लर्निंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको स्लोली जो है वो पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको खरगोश की रेस नहीं दौड़नी है, यहाँ पे आपको कछुए की रेस दौड़नी है, ठीक है। लर्निंग आपका बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, और स्लो होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए यार, ठीक है। तो ये हो गया, आपको फील फ्री टू लर्न, इन सर से पढ़ना है आपने रीजनिंग के सारे टॉपिक्स। उसके बाद आपको लाइकवाइज आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये हो गया मैथ्स और रीजनिंग। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश की। ये तीन कंपोनेंट मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के वीक है। तीसरा है आपका इंग्लिश। यार इंग्लिश में पता है, इंग्लिश में तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है आपका कंप्रीहेंशन, दूसरा आता है आपका वोकैब, तीसरा आता है आपका ग्रामर, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट आते हैं, और तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तीनों के लिए अलग अलग तरीका होना चाहिए। नाउ अब आपका तरीका क्या होना चाहिए, देखो यार, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना है। आपने टेक्स्ट पढ़ने हैं, इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, और प्रैक्टिस करनी है आपने पैराग्राफ्स की।
उसके बाद वोकैबुलरी की बात की जाए, वोकैबुलरी में आते हैं आपके एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद ग्रामर का तो पता ही है आपका, नॉन प्रोनाउन वगैरह वो सारी चीजें आती हैं इसमें। आपका रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस आता है आपका, वो तो काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में तो नहीं आएगा, वो इसी में आएगा, क्योंकि जब तक आपका ग्रामर क्लियर नहीं होगा तब तक आप रीअरेंज नहीं कर सकते। रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस आ गया, नरेशन आ गया आपका, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ गया, आर्टिकल्स आ गया आपके, मॉडल्स आ गए आपके, प्रोनाउन आ गए आपके, वो सारे आपके ग्रामर में आते हैं। इसके लिए आपने बस प्रैक्टिस करनी है पैराग्राफ्स की, और आपने टेक्स्ट पढ़ना है इंग्लिश का। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आधा आधा घंटा, 10-10-15 मिनट आप न्यूज़पेपर को दे सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एसएससी की पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के में जो आए हैं सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस, वो आप याद करो, रट्टा मार लो, रट के जाओ। ठीक है, रट लो, जितने हो सकते हैं उतने रट लो, वो रिपीट होते हैं। हो गया। उसके बाद आपका ग्रामर आता है। तो ग्रामर के लिए भी आपको देखो, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको शायद ये चीज पता नहीं होगी, बट लेट मी टेल यू, जो ग्रामर है आपका, ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और कॉन्सेप्ट के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। द सेम गोज विद द ग्रामर। ग्रामर में भी पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नोट्स बना लिए, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करी, दैट्स इट। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने करनी है। ग्रामर को लाइकवाइज आपने ट्रीट करना है जैसे आप मैथ्स और रीजनिंग को ट्रीट करते हो। अब ग्रामर के लिए आपको क्या चीज करनी है? ग्रामर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कुछ टीचर्स के नाम, जैसे एक है नीतू सिंह मैम, काफी पॉपुलर मैम है, जो एसएससी लेवल का ग्रामर पढ़ाती हैं। नीतू सिंह मैम काफी पॉपुलर मैम है, हालांकि मैंने उनसे नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल शी इज वेरी जेन्युइन टीचर। उसके बाद रानी मैम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यार DSRS धनखड़ की क्या नाम, वो धनखड़ सर करके है। ठीक है, वो राकेश यादव सर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के टीम मेंबर है। ठीक है, धनखड़ सर, कुछ मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उसके अलावा और भी कई सारे टीचर्स है, बट दीज आर द टीचर जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो इन टीचर्स में से आप देख लो जिसका समझ आता है आपको। यार डियर सर भी है, डियर सर भी है। ठीक है, डियर सर, लेकिन डियर सर ना प्रॉपर और प्योर एसएससी का नहीं पढ़ा रहे उनका, हालांकि वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने टेंसेस पढ़ाए हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर उनकी एक वीडियो है टेंसेस की, मैंने इनफैक्ट खुद उनसे पढ़े थे जब साल 2020 में, जब डियर सर ने वो वीडियो पोस्ट करी थी, मैंने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाए थे। तो डियर सर ठीक है, डियर सर से भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ये जो टीचर हैं ये एसएससी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो इनका आप एक बार देख लीजिएगा। नीतू मैम की कुछ बुक्स भी आती हैं और ये सर की बुक्स भी आती हैं, तो इनकी कुछ बुक्स भी आती हैं, तो एसएससी लेवल की वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार इनसे आप जो है वो ग्रामर क्लियर कर दो। जो जेकेएसएसबी के प्रीवियस टॉपिक्स मेंशन थे आपके सिलेबस में, उन्हीं टॉपिक्स को आपने इनसे पढ़ना है। ये हो गई रीजनिंग की बात। तो अब आते हैं सबसे मेन पे और सबसे इंपॉर्टेंट पे, वो है आपका, लेट मी चेंज द पेन। अब आता है आपका जीके। यार देखो, जीके में आपका सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपका एंशिएंट आता है, मेडिवल आता है और मॉडर्न आता है। यहां पे दो चीजें होती हैं। अगर तो आपको जेकेएसएसबी लेवल का ही पढ़ना है सिर्फ, तो आपको क्या काम करना है कि आपने एंशिएंट सारी की सारी आपने ल्यूसेंट से पढ़नी है, मेडिवल आपने ल्यूसेंट से पढ़नी है, और मॉडर्न आपने ल्यूसेंट से पढ़नी है। और उसके बाद आपने पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। दैट्स इट, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ये हो गई इसकी बात। ठीक है, तो खैर अगर आप जेकेएस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो मैं अलग स्ट्रेटेजी लाऊंगा, अलग वीडियो लाऊंगा। उसके बाद आती है आपकी पॉलिटी। पॉलिटी में मैं आपको कहूंगा कि कम से कम 1 से लेकर 80 तक आपके जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं उनको रट लेना है। और आर्टिकल्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एक प्लेलिस्ट बनाई है, ट्रिक्स टू लर्न।
ठीक है, मैं वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रिक्स टू लर्न फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, ये सारे जो है वो वीडियोस मैंने बना के रखी है, तो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। वो आपने करनी है, वो आर्टिकल्स आपने लर्न करने हैं। उसके बाद आपने अमेंडमेंट सारी याद करनी है, रट्टा मारना है, अमेंडमेंट सारी याद करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के और जो आपकी पॉलिटी है, रिमेनिंग पॉलिटी है आपकी, तो रिमेनिंग पॉलिटी आप कहां से करोगे? रिमेनिंग पॉलिटी आप एक बार देख लेना, ल्यूसेंट एडिशन करना, या फिर ल्यूसेंट नहीं तो आप जो है आप देख लेना एक बार, कोई अच्छा सा सोर्स देख लेना, यूट्यूब से ही आप एसएससी लेवल का जो है वो पॉलिटी कर लेना। अगर तो आप जेकेएस लेवल का पढ़ रहे हो, यूपीसी लेवल का पढ़ रहे हो, तो फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं, आपको लक्ष्मीकांत जो है वो बाइबल ऑफ द पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपका जियोग्राफी आता है। जियोग्राफी के लिए अगर कोई भी है ना यार, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो यार। एनसीईआरटी आपकी बेस क्लियर करेगी। अभी देखो वो लद्दाख वाला जो कुछ क्वेश्चन पूछा था जेकेएसएसबी ने, दैट वाज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, और वो 11th की एनसीईआरटी का फिजिकल एनसीईआरटी का जो है वो एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन था, और वहां से जो है वो मॉनसून के रिलेटेड समथिंग लाइक दैट। तो एनसीईआरटी आप फिजिकल एनसीईआरटी पढ़ो, और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडिया एंड फिजिकल वर्ल्ड आती है इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद एक और आती है, बस ये दो पढ़नी है आपने। ह्यूमन ज्योग्राफी आप नहीं पढ़नी अभी आपको फिलहाल, ठीक है, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो ये आप ज्योग्राफी की पढ़ लो। उसके बाद रही बात पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिए आपने क्या काम करना है? अगर तो आपका एनवायरमेंट सिलेबस में नहीं है तो एनवायरमेंट का भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको पढ़ना ही है तो पीएमएफ आईएएस की एक बुक आती है, वो सारी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने हैं। या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करें कि बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, तो स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर स्टडी आईक्यू, या फिर ओनली आईएएस की जो यूट्यूब चैनल है उस पे वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। या अनअकैडमी पे आप किसी पे भी वो सोर्स पे आप वो पढ़ सकते हैं, बेसिक्स, खाली बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। सेम गोज विद इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आपको बुक तो नहीं लेनी है, बट यही है कि आपको एनसीईआरटी देखनी है 11th की, ठीक है। और उसके बाद आपने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, आपने इंडियन इकोनॉमी आपने पढ़ने हैं यूट्यूब से। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हाँ बस यही है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को इस तरह से जो है वो आपने तैयार करना है, एनालिसिस करना है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आई एम श्योर मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक यहाँ पे जो है वो एक प्योर मैसेज, एक जो है वो एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप एक स्ट्रेट लाइन में और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले इन लाइंस को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मतलब अगर आप कामयाब हो गए, अगर आप कहीं पे पहुंचे हुए हो, वहां से आगे और बढ़ने की कोशिश करो यार, ठीक है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, कोई एक और मंजिल देख लो, ठीक है। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मगर अगर आपको छोटी सी चीज मिल जाती है तो बड़ी की सर्च करो, ठीक है। बहुत बड़ा गोल अगर आप रखोगे आप, तो बड़ा नहीं तो उससे छोटा तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। बोलता है कि हर एक शीशा पत्थर की चोट से टूट जाता है, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बोलता है कि इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त शीशा आप ढूंढो, इतना स्ट्रगल आप करो कि पत्थर ही टूट जाए, सख्त चीज ही टूट जाए, इतना अपने आप को तराशो, इतना अपने आप को अपने तराशना है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपको कामयाब होने से। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। आपको मुबारक है इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, दिल से शुक्रिया। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे एक नए मुद्दे के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।